दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आप अच्छे से तैयार कर सकें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं भारत में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान के शुरुआती अनुच्छेदों 1, 2, 3, 4 के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र और उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 1 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान जो है अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत किया गया है। और आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही गई है अनुच्छेद 1 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है इसको जान लीजिए। तो अनुच्छेद 2 भारत में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 2 नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 क्या कहता है आप जान लीजिए। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन की बात करता है। तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, देखिए वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन जो है इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 3 में है। इसी तरह अनुच्छेद 4 जो हमारा आर्टिकल 4 है उसको जान लीजिए। तो संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, अनुच्छेद 368 के प्रयोजन जो कि संविधान संशोधन का प्रावधान है, इसमें अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। तो आर्टिकल 2 यानी नए राज्यों की, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, आर्टिकल 2 और 3 ये 2 अनुच्छेद हैं। इसके अंतर्गत बनाई गई जो विधि है वो संविधान संशोधन, ये जो विधि है नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन, ये जो है ये संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो ये आप जान लीजिए कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में आपने जान लिया। यहीं पर एक प्रश्न बनता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो न केवल नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बल्कि सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है आपके जानकारी के लिए, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ कि यदि भारतीय संघ में, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, यदि भारतीय संघ में किसी नए राज्य या एक नए राज्य का सृजन करना हो, यानी गठन करना हो, सृजन करना हो, तो किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक
आवश्यक होगा? देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो इसका जवाब है पहली यानी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची कैसे? तो भारतीय संघ में कोई नया राज्य का सृजन हो उसके बाद पहली अनुसूची में संशोधन जरूरी है, क्योंकि अनुसूची एक या जो अनुसूची एक क्या है, तो अनुसूची एक जो है इसमें भारतीय संघ में शामिल राज्य और उनके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, और जब नए राज्य का सृजन होगा उसके बाद अनुसूची एक में संशोधन करके उसके नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख करना होगा, और यदि उस राज्य को राज्यसभा ने भी प्रतिनिधित्व दिया जाना हो तब अनुसूची 4 में भी संशोधन किया जाना होगा। लेकिन पहली अनुसूची में अनिवार्य रूप से संशोधन किया जाएगा यदि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का अगर हम जो है सृजन करते हैं। अब आइए देखते हैं भाषाई प्रांत आयोग के बारे में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग, इसको समझिए इस आधार पर कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भाषाई प्रांत आयोग, जिसको कहा जाए तो 29 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया था। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन भाषाई प्रांत आयोग की बात हम कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि ये भाषाई प्रांत आयोग, इसका गठन जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था, और इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी थी। और इसकी मुख्य अनुशंसा ये थी, आप जान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा आप जान लीजिए ये थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, न कि भाषा के आधार पर। राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा, न कि भाषा के आधार पर। तो ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण जो है सिफारिश एस के धर आयोग ने अपना दिया था कि प्रांतों का पुनर्गठन जो है वो राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं। लेकिन एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। इसकी क्या रिपोर्ट थी उसको भी देखते हैं। यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग ये प्रश्न पूछेगा, वर्ष भी पूछेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित हुआ और अध्यक्ष इसके कौन थे आप जानते हैं, न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और अन्य सदस्यों में जो मेंबर्स इसके के.एम. पडिक्कर और कौन थे, H.N. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो राज्य भाषाई पुनर्गठन आयोग बना एस के धर की अध्यक्षता में।
जून 1948 में इन्होंने साफ अनुशंसा की कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं। लेकिन फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना। एक आप जान लीजिए 29 दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ये प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग था और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसकी अनुशंसा थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भाषाई प्रांत आयोग था उसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा जो है ये प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किया गया और इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 यानी 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, उन्होंने इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए और इसी आयोग की अनुशंसा के आधार पर आप जान लीजिए कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। एक और समिति बनी थी, आप जान लीजिए जेवीपी समिति। इसमें बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। जेवीपी समिति, तो ये समिति कब की है? 1948 की है जेवीपी समिति। इसमें जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 लोग जेवीपी समिति में थे और इन्होंने रिपोर्ट जो है, जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी थी और इस समिति ने अपनी अनुशंसा में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत कर दिया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत कर दिया था, यानी जो हमारा भाषाई प्रांत आयोग था एस के धर की अध्यक्षता में, उसी को जेवीपी समिति ने भी दोहराया और इसने अपनी अनुशंसा में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकृत कर दिया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में बना था, इसके 2 अन्य सदस्य के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुजरू थे। इन्होंने 1955 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें अनुशंसा किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य जो हमारा पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन डेट याद रखिए, अक्टूबर 1953। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था और इसकी विशेषता क्या है कि ये भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य था और इसका एक तात्कालिक कारण था। क्या था तात्कालिक कारण? ये पोट्टी पी श्रीरामलू, आपने नाम सुना होगा,
पी श्री रामलू यानी पोट्टी श्री रामलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है मृत्यु हो जाने पर, हड़ताल पर मृत्यु हो जाने पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और इस राज्य के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आए और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। देखिए, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना जब बना तो ये 29वां राज्य बना था। और लेकिन अब जो हम लास्ट में आंकड़े देखेंगे तो उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आंकड़ा देखेंगे, इसको आगे देखेंगे। पहले ये जान लीजिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन अक्टूबर 1953 में हुआ था। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर एक नया राज्य तेलंगाना बना, जिससे भारत में राज्यों की संख्या जो है वो 29 हो गई थी। देखिए, कई राज्य और उनके गठन की तिथि जब आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना। गुजरात 1 मई 1960 को। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को। मेघालय 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों राज्य 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आए थे। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का पूर्ण राज्य बना था। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बना। 30 मई 1987 को गोवा भारत का जो है राज्य बना। इसके अलावा हम लोगों के जानकारी में है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। और तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। इसके अलावा आइए जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर तथा दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, जम्मू और कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में अगर आप जानेंगे तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ये 2019 का था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। ये जो पुनर्गठन अधिनियम था, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। और डेट याद रखिए, 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ। और कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि 6 अगस्त ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो था ये 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर राज्य भारत का
जो है पूर्ण राज्य हो गया था, पहले इसे विशेष राज्य का दर्जा था। तो 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों आप जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर राज्य को, जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य बना, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरेटरीज यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन, पहला है जम्मू एवं कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। तो आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक स्थिति समाप्त कर दिया, और अनुच्छेद, यहाँ पर एक अनुच्छेद था 35A, इसको समाप्त कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इसी के साथ 2019 में एक और परिवर्तन किया गया। कौन सा परिवर्तन? तो ये परिवर्तन था दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव कैसे। तो आप जान लीजिए कि वर्तमान में दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव अधिनियम, ये एक एक्ट था, अधिनियम 2019 का अधिनियम था, जिसके तहत अनुच्छेद 240(1) के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का, पहले 2 संघ राज्य क्षेत्र थे यूनियन टेरेटरीज, इनको एक कर दिया गया, विलय कर दादरा और नगर हवेली पहले एक यूनियन टेरेटरी था, दमन दीव दूसरा था, तो इन दोनों का विलय करके एक यूनियन टेरेटरी कर दिया गया। तो आप जानेंगे कि जब तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था, तब भारत में कुल कितने राज्य हो गए थे? तो उस समय भारत में 29 राज्य हो गए थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि जब 29 राज्य हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर को घटा दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांट दिया गया। तो सामान्य तौर पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाने चाहिए थे, लेकिन दादरा और नगर हवेली, दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। तो वर्तमान में अब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरीज, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और आप जान लीजिए कि पहले जो है अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसमें खासियत ये थी कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था, लेकिन 6 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर वहाँ भी भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था, और बाद में 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में इसका विभाजन कर दिया गया था। और अब वर्तमान में भारत में राज्य 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरीज हो गए हैं। एक और प्रश्न बनता है, लास्ट में हम ये बताएंगे कि यदि भारत के किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाता है तो किसके तहत संशोधन करना होगा। सबसे पहले तो हमने संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक जो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है, उसमें हमने देखा था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हो, या फिर नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन हो, तो इसको अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये तो हमने जान लिया था। लेकिन एक और सिचुएशन या स्थिति आती है कि यदि, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, यदि भारत के किसी राज्य या उसके टेरेटरी यानी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाता है,
विदेशी राज्य को सौंपा जाता है तो इसके लिए ये अलग सिचुएशन है अनुच्छेद 2 और 3 के अतिरिक्त। तो अगर किसी भारत के किसी राज्य या उसके किसी छोटे से भूभाग को किसी विदेशी राज्य को या पड़ोसी राज्य को सौंप दिया जाता है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत अंतर्गत जो है संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा। संविधान संशोधन जो है करना होगा। ये अलग सिचुएशन है और इसके लिए आप जान लीजिए कि जो है 2 संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं। एक तो है 9वां संविधान संशोधन। ये कब का? 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके अंतर्गत बेरुवारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। पाकिस्तान को सौंपा गया। तो याद रखिएगा ये कंडीशन अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 वाले कंडीशन से अलग है कि यदि भारत के किसी राज्य को या किसी राज्य या उसके किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाता है तो इसके लिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना होगा। इसमें एक संशोधन है 9वां संविधान संशोधन 1960, बेरुवारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। और एक और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन। इसमें क्या वर्णन है ये आप जान लीजिए। 100वां संविधान संशोधन यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। तो इसके तहत 100वां संविधान संशोधन 2015 का है और इसमें कुछ भारतीय जो क्षेत्र थे उनको बांग्लादेश को सौंपा गया है। बांग्लादेश को सौंपा गया और इसके तहत 100वां संविधान संशोधन किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें हमने कई महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे सिक्किम राज्य की बात आती है तो बार बार प्रश्न पूछा गया है कि सिक्किम जो है भारत के सह राज्य के रूप में किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया था। तो सिक्किम की बात अगर जो आएगी यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ सिक्किम, तो 2 संविधान संशोधन किए गए। 35वां संविधान संशोधन से 35वां संविधान संशोधन 1974 से सिक्किम को भारत के सह राज्य के रूप में शामिल किया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये बार बार ये परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 7वां संविधान संशोधन 1956 के जरिए 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। और जो 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुई थी, उनकी संस्तुतियों के आधार पर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहा और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।